बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, आज का जो लेक्चर है वो है सेल टैक्स एक्ट 1990 एफटीबी और इंजीनियरिंग कंसल्टिंग इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मोइज़ हसन आपके साथ है। जनाब, आज का जो लेक्चर है उसके बारे में आपको आज थोड़ी सी बेस हमने बनानी है सेल टैक्स की। और सेल टैक्स की जो बेस है, इशू नंबर 1 है जी सेल टैक्स का, इंट्रोडक्शन है और जनरल बेसिस हैं और एप्लीकेबिलिटी है। आपको जो आज हम ये लेक्चर दे रहे हैं इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा सेल टैक्स का। सेल टैक्स के इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको काफ़ी सारी कुछ इसमें बेसिस भी मिल जाएंगी। जो बंदा सेल टैक्स शुरू कर रहा है या जो ये चाह रहा है कि जी आगे वो सेल टैक्स के लेक्चर्स, आगे फर्दर लेक्चर्स को अटेंड करे, उसको चाहिए वो ये वाला लेक्चर लाजमी ले ले। ये वाला लेक्चर उसको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, इसमें आप ये ज़रा गौर से देखें जी सेल टैक्स। अच्छा, एक तो सेल टैक्स जो एक्ट है 1990, ये सिर्फ गुड्स पे लगता है, ये लैंड और बिल्डिंग वगैरह पर भी नहीं लगता। मतलब एक्सक्लूडिवली लिखा हुआ है कि लॉ में कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं लगता, सिर्फ मूवेबल गुड्स के ऊपर ही लगता है। कमोडिटीज़ के ऊपर, यानी कि गुड्स से मुराद है कमोडिटीज़, इसकी सेल के ऊपर ये लगता है। और सर्विसेज पर भी ये नहीं लगता। आपको ये अच्छी तरह पता है कि पीआरए वगैरह मौजूद हो गया, आ गया हुआ है। और अब सर्विसेज का तो वैसे ही अलहदा भी सेल टैक्स मौजूद है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। तो इस एक्ट के तहत जो है वो अब आपको क्लियरली इसकी जुरिस्डिक्शन पता लग गई हुई है कि ये सिर्फ और सिर्फ लगेगा गुड्स पे। अच्छा, अब हम आगे पढ़ लेते हैं जनाब। सेल टैक्स एक्ट 1990 is applicable to the goods only and not to the services. Goods does not include immovable property, for example, which is लैंड बिल्डिंग। सेल टैक्स रिटर्न, अच्छा अब हम आ जाते हैं जनाब, सेल टैक्स जो है वो रिटर्न कब कब सबमिट होती है। याद रखिएगा कि चाइनीज जो टैक्स ईयर है, चाइनीज जो ईयर है वो चाइना के हिसाब से स्टार्ट होता है। जो हमारा इस्लामी महीना है वो चांद के हिसाब से स्टार्ट होता है, मुहर्रम में स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो ईसाइयों का महीना है, ईसवी महीना है, वो दिसंबर जनवरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है। इसी तरह जो टैक्स के महीने हैं वो टैक्स के हिसाब से स्टार्ट होते हैं। जनरल जो उनका टैक्स का महीना है वो सितंबर से, यानी कि जुलाई से लेके और फिर अगले साल जुलाई तक, यानी कि जून से जुलाई तक ये चलता रहता है। लेकिन टैक्स के अंदर आपको हर महीने के महीने अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है। ये जो टैक्स का साल है, महीने के महीने, यानी कि इसका टैक्स का पीरियड जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर चलता है। और इसकी जो रिटर्न जो होती है वो आपको हर 18 तारीख को सबमिट करनी होती है। लेकिन जो टैक्स की पेमेंट की तारीख है वो है 15 तारीख। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी आगे आ जाती है, रुक जाती है। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स कैसे की जाती है। इसमें दो टाइम के ऊपर टैक्स आपका पे हो रहा होता है। एक, जब आप खरीद कर लाते हैं माल, तो जो आपको बेच रहा होता है वो आपके माल के ऊपर, माल की वैल्यू के ऊपर टैक्स के रेट को अप्लाई करके आपसे इजाफी वैल्यू ले लेता है टैक्स के रेट की। वो कहलाता है आपके लिए, यानी कि जो आप खरीद कर लाए, जब आप खरीद कर ला रहे थे परचेज के टाइम के ऊपर, परचेज स्टेज के ऊपर, वो आपका कहलाएगा इनपुट टैक्स। और जो वो कट गया आपका, वो उसने आपका टैक्स के साथ शामिल कर लिया। मतलब 100 रुपए की चीज़ आपको बेची, साथ में उसने जो है वो 18 रुपए टैक्स लगा लिया, यानी कि 118 रुपए आपसे ले लिया। 18 रुपए लेकर उसने हुकूमत के खजाने में आपके बिहाफ पर जमा करवा दिया, काट कर जमा करवा दिया। तो अब आपके 118 रुपए उसके पास चले गए, 100 रुपए आपकी चीज़ की वैल्यू और 18 रुपए आपका टैक्स वहां पर जमा हो गया। और जब आप ये चीज़ आगे किसी को बेचते हैं, ज़ाहिर है मुनाफे के साथ बेचेंगे। मैं फर्ज कर लेता हूँ 200 रुपए की बेचते हैं, तो जब आप 18% के हिसाब से जब आप अपनी चीज़ बेचते हैं, तो आप अपना जो टैक्स अगले बंदे के बिहाफ पे, मतलब अब ज़ाहिर है आप अपना टैक्स तो कटवा चुके हैं, आप सेल करने लगे हैं सप्लाई। अच्छा, टैक्स के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सेल टैक्स में, वो लफ्ज़ सप्लाई इस्तेमाल होता है। सेल का वर्ड, ये परचेज का वर्ड हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली लॉ का वर्ड नहीं है। यहाँ सप्लाई का वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सप्लाई का वर्ड इस्तेमाल होता है। सप्लाई जब आप आगे करते हैं सेल लेवल पे, सेल स्टेज पे, तो जो टैक्स आप काट कर किसी का जमा कराने लगते हैं, तो उस टाइम के ऊपर आप अपना टैक्स जो आपने पहले से कटवाया होता है वो आप अपने पास रख लेते हैं। और इजाफी वैल्यू अगर आपके पास आई हुई हो
तो वो आप हुकूमत के खजाने में जमा करवा देते हैं, वो कहलाता है आउटपुट टैक्स। और उसका फार्मूला फिर सिंपल सा बन गया, सेल टैक्स की जो लाइबिलिटी है, सेल टैक्स का पेबल जो आपका बन गया, वो बन गया आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये सिंपल सी बात होगी। अच्छा, ये आपने पेमेंट कब तक करनी है? ये 15 तारीख तक आपने करनी है अगले महीने की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आए एग्जाम्पल देखते हैं। इस महीने के खत्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा, इसकी 15 तारीख को आपने सेल टैक्स जमा कराना होता है। एग्जाम्पल कैसे लीजिए, अप्रैल का महीना है जी, अप्रैल का महीना भी 2023 का खत्म हुआ है। पीरियड क्या कहलाएगा? 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। क्या डेट्स बनेंगी इसकी? 10 अप्रैल तक आपने अपनी सारी की सारी सेल्स जो है वो अपलोड करनी है बीआर के पोर्टल पे। अब मैं अपलोड अगला लेक्चर जो है कोशिश करता हूँ अपलोड कैसे करते हैं उसके ऊपर रख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, आप अपने जाके इसको, अच्छा ये जो मैं अगर रखूंगा इसका अपलोड करने का, तो आपने भी कोशिश करनी है कि अगर जिस जिसके पास कोई क्लाइंट है, तो आपने भी अपलोड करके मुझे दिखाना है कि ये किस तरीके से अपलोड होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे होनी है कि जैसे ही आपने अपना ये सेल अपनी अपलोड करनी है, ज़ाहिर है आपका भी पिछले साल का है, वो आपने सेल और परचेज दोनों को अपलोड कर लेके नहीं है, तो आपका जो डिफरेंशियल होगा वो पेएबल आ जाएगा। वो आपने 15 तारीख तक चालान जमा करवाना है, 15 तारीख तक आपने अपना चालान जमा करवाना है, और 18 तारीख तक आपने अपनी सबमिट कर देनी है। तो आपने 3 तारीखें याद रखनी है कि आप अपनी सेल, परचेज और सबमिशन। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में, स्पेसिफिक सेक्टर्स में ये डेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन वो मैं इसलिए इस लेवल पे इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इस वक्त मैं उसको डिस्कस कर दूंगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जंबल अप हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए डिस्कशन करनी है और इस वक्त याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इस वक्त याद रखें, आपको समझने में भी आसानी रहेगी, चीज़ें भी करनी आसानी रहेगी। यहाँ तक रिवीजन रिवाइज कर देता हूँ। सेल टैक्स एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगता, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लॉट, इस चीज़ की सेल के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता है, किसी सर्विस की सेल के ऊपर नहीं लगता है, सर्विस के ऊपर पीआरए वगैरह मौजूद है, वो उसके रेट्स लेता है, उसका प्रोसीजर ऑल टुगेदर तकरीबन सेम सा, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। उसका लॉ ये रहता है, मतलब वो इसकी जुरिसडिक्शन से बाहर है, लेकिन सेल टैक्स एक्ट 1990 इसके ऊपर नहीं लगता है। अच्छा जी, जब भी आप अपना टैक्स कटवा, ये मंथली बेसिस पे जमा करवाया जाता है, इसकी डेट्स जो हैं वो क्या है जी, 10, 15, 18, याद रखिएगा, 10, 15, 18 गोल्डन डेट्स हैं इसकी, 10, 15, 18। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका क्या, हमारे पास इनपुट टैक्स कट जाता है जब हम अपनी चीज़ परचेज करके लेके आते हैं या इंपोर्ट करते हैं, सप्लाईज हमें इंपोर्ट करके आते हैं। इंपोर्टर जब इंपोर्ट करता है तो कस्टम कलेक्टर इससे क्या कर लेता है, इसका टैक्स काट लेता है, काट के फिर ही सी चीज़ों को रिलीज करता है, तो वो उसका टैक्स वहाँ कट जाता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो जब रॉ मटेरियल खरीदता है तब उसका इंपोर्ट, जब उसका टैक्स कट जाता है, तो ये इनपुट टैक्स कट गया। फिर जब वो आगे देने लगा उसका आउटपुट टैक्स कट गया, उसने आउटपुट टैक्स काट लिया, दोनों का डिफरेंशियल क्या हो गया जी, वो टैक्स लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी का मतलब हो गया जिम्मेदारी, जमा कराने वाला पेएबल बन गया उसका, उसने वो पेएबल जमा करवा दिया। मैं जानता हूँ जी कुछ लोग एडवांस लेवल के लोग हैं यहाँ पे, वो मैं 90% रूल की बातें यहाँ भी नहीं कर रहा, जान के नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं है मुझे पता नहीं है, आगे कर लूंगा। तो 90% रूल के बारे में परेशान नहीं होना, वो मैं आगे जाके डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गया कि जनाब 15 तारीख को आपने, हर महीने की 15 तारीख को आपने इसे जमा करवा देना है अगले महीने की, उसकी मैंने ये एग्जांपल भी दे दी है। अब आ जाते हैं हम सेल टैक्स जमा किस किसने कराना है। सेल टैक्स जनाब हर बंदे ने जमा नहीं कराना जी। सेल टैक्स जमा कौन कौन कराता है? एंड कंज्यूमर ने दरअसल उसको अदा करना होता है। ना सप्लाई चेन में किसी ने देना होता है, ना कोई देता है। अब आप कहेंगे जनाब वो तो देते हैं, हमारे जिम्मे पड़ जाता है, वो एंड कंज्यूमर नहीं देता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जनाब एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड द सेल टैक्स एंड द सेल टैक्स टॉकिंग अबाउट। तो सेल टैक्स क्या क्या रहा है? सेल टैक्स क्या यही रहा है कि आपने सप्लाई चेन ने इसको नहीं देना है, सप्लाई चेन इसके लिए नहीं जिम्मेदार, जिम्मेदार इसके लिए एंड कंज्यूमर है, और आपने एंड कंज्यूमर से कलेक्ट कर लेना है एट द एंड। असल में जो माल को इस्तेमाल करता है, जो एंड कंज्यूमर होता है, उसी ने उसको देना होता है। मगर जो शख्स सेल टैक्स अदा करने के लिए जो खुद को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाने और सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एंड कंज्यूमर को भी ज़रूरत नहीं होती, और कुछ सेल टैक्स के में रजिस्टर करने के लिए दुकानदारों को भी ज़रूरत नहीं होती, वो छोटे दुकानदार होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती। तो वो फिर अपना सेल टैक्स कैसे अदा करते हैं? वो अपना सेल टैक्स अपने बिजली के बिल में अदा करते हैं। उनको बिजली के बिल के हिसाब से कि उनका कितना बिजली का बिल आ रहा है, उसी में, मतलब इस लिहाज से हर दुकानदार किसी न किसी तरह से सेल टैक्स तो अदा कर रहा है, लेकिन उनको फिर सेल टैक्स की रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। वो फिर आपसे तो ले लेते हैं सेल टैक्स,
लेकिन वो फिर अपनी जो है वो बिजली के बिल में अदा कर रहे होते हैं। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से भी अंदाजा हो जाएगा कि अदा कर रहा होता है। अब हम आ जाते हैं सप्लाई चेन ऑफ द सप्लाई चेन को समझने की कोशिश करते हैं, सप्लाई चेन कैसे काम करती है और सप्लाई चेन के अंदर टैक्स अदा कैसे होता है। सप्लाई चेन को मैंने एक मुख्तसर सी सप्लाई चेन यहाँ दी है आपके लिए, जिसमें अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि सप्लाई चेन है किस तरह की। सप्लाई चेन से मुराद है कि एक मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर चीज को लेकर आता है। पाकिस्तान में तो ज्यादातर इंपोर्टर्स ही लेके आ रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर तो यहाँ थोड़े से ही हैं। अच्छा, और उसके बाद है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स। कुछ इंडस्ट्री में तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर पे ही बात खत्म हो जाती है और यही डायरेक्ट आपके एंड कंज्यूमर को चीजें दे देते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डीलर हैं, वो तो सीधा गाड़ियों के डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं, वो दे देते हैं चीजें सीधा लाके एंड कंज्यूमर को, वहीं बात खत्म हो जाती है। मुख्तलिफ और भी कुछ कीमती चीजें हैं जिनमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ही डायरेक्ट दे देता है चीजें एंड कंज्यूमर को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उसमें पूरा ये प्रोसेस फॉलो होता है। जिस तरह से दूध है, चीनी है, पत्ती है, इस तरह की चीज़ों के अंदर ये पूरी की पूरी चेन पूरी फॉलो होती है। अब मैन्युफैक्चरर है, ये इंपोर्टर है, वो मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, जो है वो उसके इंपोर्ट लेवल के ऊपर जो है वो कस्टम कलेक्टर्स वगैरह को कस्टम लेवल के ऊपर जो है वो अपना सेल टैक्स अदा करके आता है। फिर वो डीलर को डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, तो वो खुद टैक्स काट लेता है सेल टैक्स का जो है वो रेट के हिसाब से। फिर डीलर जो है वो होलसेलर को देते हुए वो अपना जो है वैल्यू के ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर उसको सेल कर रहा होता है, वो टैक्स काटता है। और वो होलसेलर जो है वो फिर रिटेलर को देते हुए, और रिटेलर जो है जो एंड कंज्यूमर को देता है, तो वो एट द एंड उसकी रिटेल वैल्यू के ऊपर अपना सेल टैक्स वसूल कर लेता है। और एंड कंज्यूमर ने फिर वो किसी और से नहीं लेना, ज़ाहिर है उसको उसका बर्डन एंड कंज्यूमर ने ही, यानी कि जो बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये एंड यूजर जिसको हम कहते हैं, उसने उसका बोझ बर्दाश्त करना है। ये अमूमी सी तरतीब है। अगर आप इस तरतीब को याद रखते हैं तो आपको एक ढांचा याद रहेगा कि ये किस तरीके से काम होता है। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये जो पहले चार हैं, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर और रिटेलर्स जो हैं, यहाँ तक का जो लेवल है, ये मैंने यहाँ साइड पे लिख भी दिया रेड में, कि ये वाले जो लोग हैं, इन्हीं को जो है सेल टैक्स का लॉ रजिस्टर होने को भी कहता है, रिटर्न जमा करवाने को भी कहता है, अपनी सेल टैक्स के बारे में सारी इनवॉइसेस वगैरह मेंटेन करने को भी कहता है, अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को भी कहता है। एंड यूजर को वो कहता ही नहीं। रिटेलर में भी सारे रिटेलर नहीं है, वो सिर्फ टीयर वन रिटेलर को कहता है कि जनाब अपने ये सारा कुछ रिटेल मेंटेन करें। बाकायदा अदर देन टीयर वन को वो कहता ही नहीं है कि ये काम आप करें। तो ये टीयर वन की डेफिनेशन आपके साथ पहले डिस्कस हो चुकी हुई है। तो बकाया आपको सारा बता दिया कि यहाँ पे इनको तो रजिस्टर होने की जरूरत है। जिनको रजिस्टर होने की जरूरत है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनको पूरा का पूरा सेल टैक्स के मुताबिक अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी जरूरत है, रिटर्न जमा कराने की भी जरूरत है और बाकी सारे काम करने की जरूरत है। आ जाए, अब हम इसको देखते हैं कि हो किस तरह रहा है। पहले ये नीचे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे काम कर रही है, फिर मैं इसको जिस तरह मैंने ऊपर एलेबोरेट किया हुआ है उसको भी आप समझ लेंगे। मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर है जी, रॉ मटेरियल को वो लेकर आया, उसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, 18 रुपए 18% का सेल टैक्स था। ये बड़ी नया रेट के हिसाब से जी, पहले लोगों को बस 17% की था, वो आपको मुख्तलिफ किताबों के अंदर 17% का रेट मिलेगा, वो पुराना है। 18% का रेट था, 18 रुपए उसको सेल टैक्स वैल्यू बनी। अच्छा, ये आपने कभी मिक्स नहीं करना, ये बुक्स में भी आपको हमेशा अलग अलग वैल्यू रखनी होती है। हमेशा बुक ये जो वैल्यू है ये आपकी चीज की वैल्यू है, 18 रुपए आपका सेल टैक्स है। आपने अकाउंटिंग में भी जब अपना रिकॉर्ड रखना होता है, इसकी वैल्यू को आपने अलग रखना है, इस वैल्यू को आपने अलग रखना है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, फिर मसला बनता है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ना मैं इसको जरा खोल लेता हूँ। ये एक्सेल की शीट में मैंने बनाया हुआ है, ताकि ये आपको समझ आ जाए। ये उधर व्हाइट करने के लिए ना जी, इसको भी व्हाइट करना पड़ा था। खैर फिलहाल हम ब्लैक करते हैं इसको। अब आप इसको देखें जी, ये सेल टैक्स की वैल्यू है, ये फार्मूला लगा हुआ है जी। देखें आप इस फार्मूले को, 100 रुपए के ऊपर 18% का रेट लगाया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। ठीक है जी। एफबीआर के पास कितना पे टैक्स चला गया जी, रॉ मटेरियल की वैल्यू के ऊपर कस्टमर वालों से 18 रुपए चला गया। अब फर्ज करते हैं कि जनाब एक्स फैक्ट्री प्राइस कितनी थी,
डीलर जब मैन्युफैक्चरर ने किसको दिए, डीलर को दिया, तो उसने उसको 200 रुपए का दिया। रॉ मटेरियल खरीद के लाया था, ज़ाहिर है उसके ऊपर उसको मैन्युफैक्चरिंग की और उसको फिनिश गुड बना दिया। फिनिश गुड बना के जब उसने दिया डीलर को, तो उसने उसको कितने का दिया, 200 रुपए का दिया। तो उसने 200 रुपए का खरीदा, 200 रुपए के हिसाब से 18% बनता था 36 रुपए। तो उसने यानी कि मैंने इंपोर्टर ने या मैन्युफैक्चरर ने 36 रुपए इससे ले लिया, ये देखें 36 रुपए इससे ले लिया, और 18 रुपए जो इसका अपना था वो इसमें से काट लिया। तो इसको कितना मिला, ये देखिए, दोनों को मैंने नफी किया तो इसको मिल गया 18 रुपए। मतलब एफबीआर के पास दोबारा से कितने पैसे चले गए, पेमेंट कितने की होगी, 18 रुपए की। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने, डीलर ने जब होलसेलर को पेमेंट की फिनिश गुड की, तो जाहिर है उसने अपना रेट रखा 300 रुपए। जाहिर है इतने इतने रेट्स नहीं होते, मार्जिन थोड़ा थोड़ा होता है, ये मैंने समझाने के लिए होल रेट्स रखे हैं। तो मैंने ये रख ली, आप इसको 1000 में रख लें, 2000 में रख लें, ये लें सारों को 1000 1000 कर लेता हूँ मैं, 1000 कर लेते हैं इसको, 2000 कर लेते हैं, 3000 कर लेते हैं, 4000 कर लेते हैं, 5000 कर लेते हैं, ये लें, ये आपके समझाने के लिए हो गया। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है, ये 900 रुपए का किस तरह जाएगा जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम होलसेलर में थे, डीलर के पास आए, अब उसने 2000 रुपए के हिसाब से 18 रुपए बनाया, 360 रुपए बन गया। 360 रुपए का ये देखें जी 180 रुपए यहाँ और जमा हो गया। अच्छा, अब डीलर ने दिए, बेचा किसको, होलसेलर को, फिनिश गुड ही दिया, कितने का दिया, 3000 रुपए का इसको बेचा, 3000 रुपए का बेचा, तो 3000 रुपए का इसने काट लिया इसकी बिहाफ पे, डीलर ने काट लिया इसके बिहाफ पे कितने, 540 रुपए काट लिए। 540 रुपए पहुंच गए डीलर के पास, उसने 360 रुपए अपने रख लिए, और 540 में से 360 रुपए नफी करके 180 रुपए और जमा करा दिए। एफबीआर के पास टोटल कितने पहुंच गए, एफबीआर के पास टोटल पहुंच गए हैं जनाब, ये तीनों मिलाकर पैसे 180 जमा 180 जमा 180। इसी तरीके से होलसेलर ने जब रिटेलर को दिया, उसने अपने 180 रखे, उसने फिर कितने ले लिए, 4000 रुपए के ऊपर, और 4000 रुपए वाली चीज जब 5000 रुपए की बिकी, तो उसने एंड कंज्यूमर को कितने का दे दिए, 5000 रुपए का, और टोटल 900 रुपया अपना वसूल कर लिया। अब ये 900 रुपया यहाँ से वसूल होता 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 एफबीआर के पास तो 180 रुपए के हिसाब से यहाँ तक पहुंच चुका था। रिटेलर ने जब इसको दिया था एंड कंज्यूमर को, उसने अपने पैसे ले लिए, लेकिन यहीं पर ही जब रिटेलर से पैसे होने से पहले ही आपके पास यहाँ पे 900 रुपए के 900 रुपए पूरे के पूरे एफबीआर के पास पहुंच चुके थे। ठीक जी, ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो ये यहां से अब आप हम इसको देखते जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैंने 100 के हिसाब से लिखा हुआ है, तो मैं इसको कहानी को दोबारा 100 के हिसाब से चेंज कर देता हूँ, ताकि एग्जाम्पल जो मैंने बनाई थी वो सस्टेन्ड रहे। होपफुली ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये टैक्स कटता जाता है और किस तरह से ये पहुंचता जाता है। अगर फिर भी आपको समझ ना आई हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा, इसमें कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। ये देखें जी, मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर अपनी इंपोर्ट के वक्त सेल टैक्स जमा करा देता है जो कि 18 रुपए है। गुड्स या डीलर मैन्युफैक्चरर 200 रुपए की बेची जाती है, तो 200 रुपए के हिसाब से 18% ले लेता है। ठीक हो गया। और असल कीमत के अलावा यानी कि 200 रुपए जमा 36 रुपए, यानी कि 236 रुपए वसूल करता है, और इस 36 रुपए में अपना अदाशुदा 18 रुपए बिना करके बकाया खजाने में जमा करा देता है, यानी कि 18 रुपए जमा करा देता है। इसी तरह डीलर करता है,
और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता चलता 90 रुपए जो है वो एफबीआर के पास जमा हो जाते हैं। अब हम एक तीसरी चीज देखने लगे हैं कि गुड्स और गुड्स की टाइप कैसी हैं। फिर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे कि उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। जी, गुड्स एंड गुड्स टाइप्स जो है वो देखते हैं। जनरल रूल जो है वो ये है कि गुड्स जो हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो सेल टैक्स में टैक्सेबल होती हैं, अनलेस के स्पेसिफिकली कह दिया जाए कि ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। वरना अगर ये कहा जाए ना कि फलां 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 गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं गुड सेल टैक्स में, तो फिर तो एक हमें कोई मेरे ख्याल में कोई करोड़ सफ़े की किताब छापनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में गुड्स की तादाद तो कोई अनगिनत किस्म की और रोज़ाना नई किस्म की गुड्स आती जा रही हैं। तो गुड्स की तादाद की किताब नहीं लिखी जा सकती। तो ये एक जेनेरिक रूल है, जनरल रूल है कि गुड्स ये जो डिक्शनरी मीनिंग के अंदर जो गुड्स आ रहा है वो सारे के सारे टैक्सेबल हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आप कह दें कि यार ये वाली जो गुड है ये एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब एक लिस्ट बनी है जिसका नाम है एग्जेम्प्ट गुड की लिस्ट। उस लिस्ट का नाम है सिक्स्थ शेड्यूल। आए आपको जरा सिक्स शेड्यूल का एक जरा चेहरा दिखा देता हूं मैं, ताकि आपके सामने ना सिक्स शेड्यूल है कैसा वो आपको एक पता लग जाए कि सिक्स शेड्यूल दिखता कैसा है। सिक्स शेड्यूल देखने से ना जरा थोड़ा सा आपको ये नजर आ जाएगा कि सिक्स शेड्यूल देखने में कैसा है। ये है जी सिक्स शेड्यूल। ठीक है जी, इसके आइटम देख लें, जरा थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर आपको जो है एग्जेम्पशन किन किन टाइप की चीजों में मिली हुई है। एडिबल वेजिटेबल्स, खाने वाली सब्जियां, फ्रॉम इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान इंक्लूडिंग रूट्स एंड ट्यूबर्स एक्सेप्ट were potatoes and onions and the fresh frozen or otherwise preserved कोल्ड स्टोरेज बट एक्सक्लूडिंग दोज बॉटल्ड एंड केन्ड। वो कहते हैं डब्बे में बंद होके अगर आपने कोई ब्रांड बनाकर बेचने की कोशिश की, इसके अलावा अगर आप आलू सब्जियां ले आते हैं हमें कोई इतराज नहीं है, दालें ले आते हैं कोई इतराज नहीं है, हम उस पर सेल टैक्स नहीं लेंगे। फ्रूट अगर आप ले आते हैं अफगानिस्तान से हमें कोई इतराज नहीं है, हम इस पर सेल टैक्स नहीं लेंगे। रेड चिलीज ले आते हैं दो सोल्ड इन रॉ इन रिटेल पैकेजिंग बेयरिंग ब्रांड नेम्स एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक हो गया जी, आप ले आते हैं और एक्सक्लूडिंग दोज जिसके ऊपर आप ब्रांड नेम नहीं लगाते। अगर आप लाल मिर्च ले आए हैं और बेच रहे हैं आपसे, अच्छा जिंजर ले आए हैं, उसके ऊपर आपको सेल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एग्जाम्प्ट की है उसने चीजें, ये एग्जाम्प्ट चीजों की है जी, उसमें एक लिस्ट लगा दी। टर्मेरिक है जी, हल्दी, राइस, वीट, मेजलाइन फ्लोर, होली कुरान कंप्लीट और इन पार्ट्स, newsprints and books, but excluding brochures, leaflets, and directories, currency notes, banknotes, shares, stocks, bonds, monetary gold, dactros, saline, infusion, given sets। ये इस किस्म की सारी चीजें हैं जिसके ऊपर तो वो कहता है जनाब हमने आपसे टैक्स लेना ही नहीं है, सेल टैक्स से हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं, ये सारी चीजें माफी है। ये वो ले गया है किधर, किस शेड्यूल में, ये मैंने आपको यही दिखा दिया है सेल टैक्स के सिक्स स्केड्यूल में। ठीक है, इनकी इंपोर्ट के ऊपर क्या करता है, ये इंपोर्ट करें आप चाहे चाहे आप इसकी क्या करें सप्लाई करें, आपको इस पर सेल टैक्स नहीं लगेगा। चलें, एक बात एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये क्लियर हो गया कि जनरली सारी की सारी गुड्स जो है वो टैक्सेबल हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है, एग्जाम्प्ट कौन कौन सी हैं जी, जो सिक्स कैजुअल में। स्टैंडर्ड रेट क्या है, 18% है, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ रेट ज्यादा ये काम भी हैं। अच्छा जी, कुछ रेट ज्यादा ये काम है, चलें जरा हम ज्यादा वाले पहले देख लेते हैं। ज्यादा वाले भी मैंने आपके लिए कुछ निकाल के रखे हुए हैं, तो वो भी आप जरा एक नजर देख लें। ये है जी टेबल 2 है, और आई थिंक ये टेबल 9, ये 9th शेड्यूल का, ये 9th शेड्यूल का टेबल 2 है।
इसके अंदर ये भी लेटेस्ट एडिशन है जी। अगर आपका यूएसडी में, अगर आपका ये वैसे नॉर्मली 18% है, अगर आपका ये जो है ना मोबाइल फोन जो है वो अगर आपका $500 से बड़े का हो गया तो आपका 25% आपका टैक्स लग जाएगा। एक ये है, एक दो प्रोडक्ट आपकी ऐसी हैं, एक दो प्रोडक्ट आपकी ऐसी और भी हैं जिसके ऊपर उसने 25% का टैक्स लगाया है, वरना उसने तकरीबन सबके ऊपर यही 18% का रेट ही रखा हुआ है। ये उसने रेड करके दी हुई हैं कुछ चीजें, ये आपके ऊपर मैं असाइनमेंट छोड़ता हूँ कि आपने मुझे निकाल कर देनी है कि 25% उसने और किस किस चीज पर निकाल लगाया हुआ है। मुझे पता है, आपने भी मुझे बताना है। चलो हो गया, ये वाले भी मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूँ, क्योंकि हायर वाला रेट आपने मुझे बताना है जी। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज के ऊपर। रिड्यूस रेट जो है वो उसने किस चीज का बता रखा है जी, 8 शेड्यूल में। जिन किन किन चीजों के ऊपर जनाब रेट कम है, ज्यादा वाला मैंने आपको निकाल के दे दिया 25%, कम वाला अब आपको मैं बता देता हूँ किस किस शेड्यूल के अंदर उसने बता रखा है कि कम वाला रेट है। कम वाला रेट उसने अब आपको बता रखा है जनाब वाली 8 शेड्यूल में। लें जी, हम पहुंच गए हैं सीधा ही 8 शेड्यूल में। 8 शेड्यूल के आइटम को हम जरा जरा एक जरा देख लेते हैं। सेकंड हैंड एंड वॉर्न क्लोथिंग और फुटवेयर, वो कहते हैं जनाब इसके ऊपर 5% ले लूंगा मैं आपसे, 18% नहीं लूंगा। सेकंड हैंड क्लोथिंग है आपके पास, ये पुराने कपड़े, ये कपड़े पुराने कपड़े हैं, ये फुटवेयर है, तो कोई बात नहीं, 5% दे दें, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेचुरल गैस के ऊपर कम है, फास्फोरिक एसिड पे कम है। अच्छा जी, लोकली प्रोड्यूस्ड कोल उस पे उसने बढ़ा दिया है कुछ, लेकिन पहले इस पे भी कम था। अच्छा जी, उसके बाद है जी फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफिक इक्विपमेंट है जी, उसके 5% है। और ये इसने बहुत सारी और चीजें हैं यहाँ पे दे रखी हैं। अच्छा, ड्राई वॉल है, रेडी ग्रिप है, और पोटाशियम क्लोराइड है, बहुत सारे तो वैसे मिनरल ही हैं इसके अंदर। एलपीजी होगी 10% हो गई, रॉक फॉस्फेट 10% हो गई, ये सारे के सारे रिड्यूस है। फॉलोइंग लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो 1% उसने दे रखा सारा। नीला कहता है जनाब अगर आपने पाकिस्तान के अंदर लोकल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल बना लिया, उस पर 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा देना ही है सेल टैक्स आपने। अच्छा जी, मोटर कार के ऊपर आपने, नहीं पापा लाई मोटर कार 12%, ठीक है जी। और उसके ऊपर आपका आ जाता है जनाब गुड सप्लाइड फ्रॉम टैक्स एग्जेम्प्ट एरियाज ऑफ द ईस्ट वाइल फाटा पाटा टू टैक्सेबल एरिया, तो 16% आपने देना है, वैसे 18% है। पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटेबल नोटबुक्स, वेदर और नॉट इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया किट, तो आपको 5% देना है। सप्लाई ऑफ द लोकली मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल ऑफ द ज्वेलरी 3% देना है। तो ये वाले सारे के सारे आपके जो हैं वो आ जाते हैं किसमें, 8वें शेड्यूल में, कि जिसमें आपका रिड्यूस रेट उसने स्पेसिफिकली कह रखा है कि जनाब इसके आपके कम रेट्स होंगे, 18% का रेट आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये वाला भी चीज आपके पास आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी एरिया के ऊपर, जिसका है सबसे सबसे छोटा शेड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम की जो थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल की हम बात करते हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम कौन कौन से हैं। हमारे जो टैक्स वाले साहब थे, जो हमारा जो टैक्स का कानून बना रहे थे, उनको पता लगा जनाब कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी हैं जो कि जिनकी पैकेट के ऊपर लिखी होती है उनकी रिटेल प्राइस, और साथ में उसी रिटेल प्राइस के ऊपर ही वो प्रोडक्ट बिकता भी है, और साथ में ये है कि वो उसकी प्राइस जो है वो डिटरमिन भी फैक्ट्री करती है। जैसे कि हमारे टॉयलेट सोप हो गए, जिस तरह से हमारे फ्रूट हो गए, फ्रूट जूस हो गए, आइसक्रीम हो गई, हमारे जनाब वाली पेप्सी, सेवन अप, एरेटेड बॉटल्स, बेवरेजेस जो है वो हमारे टिश्यू हो गए, टूथपेस्ट हो गई। अच्छा जी, उसके बाद पाउडर ड्रिंक्स हो गए, हमारी जेलियां हो गई, हमारे जनाब जो डब्बे के अंदर बंद हुए हुए मिर्च मसाले हो गए, शू पॉलिश हो गई। ये सारे के सारे जो चीजें थी ना, उनको पता लगा यार ये तो वो वाले आइटम है जिसके ऊपर सीधा सीधा उन्होंने रिटेल प्राइस छाप के भेजी होती है, ताकि ना सिर्फ बड़े डब्बे के ऊपर, कंटेनर के ऊपर ना, और उसके अंदर वाले छोटे डब्बे के ऊपर, बल्कि एक एक चीज के ऊपर उन्होंने प्राइस छापी होती है। तो उन्होंने कहा जी आप ठीक, बिल्कुल ठीक है, आप इसके ऊपर प्राइस भी छापें, साथ साथ जीएसटी भी छापें। उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी दे दी, और साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब ये जो रिटेल प्राइस है ना, आपने मैन्युफैक्चरर साहब ने इसके ऊपर ही ये रिटेल प्राइस वाला जो सेल टैक्स है ना, ये काट के आपने हमें जमा करवा कर फिर ये चीज बाहर निकालनी है। जब आपने इसको फैक्ट्री से बाहर निकालना है, जब आपने एक्स फैक्ट्री करना है, जब आपने रिटेलर को देना, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल के ऊपर ही आपने ये टैक्स काट लेना है।
डिस्ट्रीब्यूटर साहब अपना ये पूरा का पूरा टैक्स अपने अगली पूरी सप्लाई चेन से ले लेंगे, और इसी तरह अगली सप्लाई चेन से चलता 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 ये अन कंज्यूमर से ले लिया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं थर्ड शेड्यूल आइटम। ये कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में पक्का कर लेना है। ये थर्ड शेड्यूल आइटम अगर आपके सामने आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये फैक्ट्री लेवल के ऊपर ही, फैक्ट्री से बाहर निकलते ही एक्स फैक्ट्री प्राइस के टाइम के ऊपर ही प्राइस लगी थी एक्स फैक्ट्री की, लेकिन जो उसके ऊपर टैक्स कटा वो रिटेल रिटेल प्राइस का कटा। आए जी हम अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, और उससे पहले जो है हम उसकी जो है हमारे सामने जो पूरी की पूरी चीजें थी ना वो पढ़ लेते हैं। जिन एशिया के बारे में टैक्स के इदारे को लाभ, अच्छा इसमें ये भी था ना, वो खतरा था कि सप्लाई चेन टैक्स खा जाएगी, तो उन्होंने इस वजह से भी ये हरकत की थी। लेकिन असल बात ये थी कि इसमें आसानी थी कि इसके ऊपर रेट एंड तक जाना था। अब आइसक्रीम का जो एक पैकेट है, एक डब्बी थी या एक वो जो चीज थी, उसके ऊपर से रेट तो खत्म होने से रहा, तो वो तो एक आइसक्रीम जो थी वो एक होमोजेनियस रेट पे ही बिकनी थी, या जो एक शू पॉलिश है उसका एक रेट फिक्स ही होना था। तो इस हिसाब से उन्होंने इसका हिसाब किताब रख लिया। तो ये एक एग्जाम्पल है जी, ये देखें जी, 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, वो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर कट गया, ठीक है जी, इंपोर्टर ने मंगा लिया या मैन्युफैक्चरर ने मंगवा लिया। अब जो है वो 200 रुपए की उन्होंने देनी थी डीलर को चीज, रेट तो रहेगा 200 रुपए, लेकिन जो इजाफी उन्होंने वैल्यू लेनी है वो 500 रुपए के हिसाब से ले लेनी है। 500 रुपए के हिसाब से ली तो वो क्या बन गया, 90 रुपए। अब 90 रुपए पहुंच गई किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर ने 90 रुपए किससे ले लिए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिए। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के कितने पैसे चले गए, एडिशनली कितने पैसे चले गए, उसके चले गए 72 रुपए एडिशनली, एडिशनली 72 रुपए चले गए। तो अब उसने क्या करना है, अब उसने ये करना है कि उसने 72 रुपए तो देने हैं, ठीक है, ले लिया एडिशनली, उसने दे दिए उसने एडिशनली। अब उसने जब आगे ये चीज 300 रुपए की बेचनी है, जब ये चीज 300 रुपए की बेचनी है, तो उसका टैक्स बनता कितना था, उसका टैक्स बनता था 300 ज़रबे 18। ये अगर आप आए ना मेरे साथ पिछले वाले स्केड्यूल पे, 300 ज़रबे 18 54 बनता था। अब उसने असल में तो 54 अदा करना था, तो वो 54 के हिसाब से अपना 54 का लेवल रखते हुए 54 का लेवल तक तो वो रख लेगा। हाँ, मैं इस एग्जांपल को आपको समझा देता हूँ कि 300 के लेवल पे 54 लेवल तो उसका आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, परेशान नहीं होना, अभी समझ आ जाएगा। ये देखें, मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपए अपने कटवा दिए थे, ठीक है जी। डीलर साहब ने 200 रुपए के ऊपर देना था, 18% के हिसाब से कितने पैसे देने थे जी, 18% के हिसाब से 36 रुपए देने थे। ले कितने लिए, 90 रुपए ले लिए इनसे, एडिशनली कितने चले गए, 36 रुपए चले गए। तो अब इनसे जो 36 रुपए ले लिए, अब ये क्या करेंगे, ये भी 500 रुपए के हिसाब से ही कलेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। ये भी 18 के ऊपर रेट क्या लगाएंगे, 500 का। तो इनके पास भी टोटल वैल्यू कितने की आ जाएगी, 90 की ही आ जाएगी। तो जो इन्होंने यहां दे दिए थे एडिशनली 36 रुपए, ये अपने 36 रुपए काट लेंगे, एडिशनल 36 रुपए, और बकाया जो है वो यहां जमा करा देंगे। एडिशनल 36 रुपए यहां इन्होंने जमा कराए थे, यहां इनके पास 90 आ गए। अब 90 में से इनके कितने बनते थे, 54 बनते थे, एडिशनल कितने करा दिए थे,
ये 54 में से इनके 54 बनते थे, 36 में से, हाँ जी, ये देखें, पहले दिन थे 18 रुपए, 18 ही पहले जमा हुए मैन्युफैक्चरर के, ठीक है, फिर ज्यादा कट गए, ठीक है, तो ये उसने अपने 36 रुपए रख लिए, बकाया 54 रुपए उसने जमा करा देने थे, वो उसके पास ऑलरेडी थे, वो उसने पहले ही जमा करा दिए हुए थे। अच्छा जी, वो उसके पहले ही कट गए हुए थे, एडिशनल कट गए हुए थे, उसके पास आ गए। अब इसने इसके 90, इसके इससे भी 90 रुपए ले लिए, तो 90 रुपए इसके ले लिए, तो इसके पास भी एडिशनल 54 रुपए थे, और वो 54 रुपए इसके भी एडजस्ट हो गए। अब जब इसके के पास आए तो इसके पास ये एडिशनल कितने थे पैसे, 18 रुपए, वो भी वापस एडजस्ट हो गए, और जब इसके पास पैसे एडिशनल आए तो ये 0 रुपए हो गए। तो ये देखते चले जाएं, तो ये उसी तरीके से, जिस तरीके से पिछली पिछली हमारी उसमें कैलकुलेशन में हर बंदा अपने टैक्स अदा कर रहा था, ये एडिशनली पहले यहाँ पे अदा हो गया, और फिर बाद में क्योंकि हर बंदे को 90 90 90 मिलते चले गए, और उसके 90 90 में से ऑटोमेटिकली हर बंदा क्योंकि 90 रुपए लेता गया, फुल वैल्यू लेता गया, 290 रुपए, 390 रुपए, 490 रुपए, 590 रुपए लेता चला गया। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हर बंदे को उसके जो पैसे ज्यादा गए थे, ऑटोमेटिकली उसके पैसे एडजस्ट होते गए, और आखिरी लेवल के ऊपर हर बंदे के पैसे अपने अपने एडजस्ट हो गए, और बर्डन किसने उठा लिया, एंड कंज्यूमर ने उठा लिया, उसने पूरे के पूरे पैसों का बर्डन उठा लिया। लेकिन किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं आया, और सप्लाई चेन ने पैसे पैसे भी दे दिए, और टैक्स एफबीआर को पैसे भी पहले के पहले पूरे के पूरे वसूल हो गए। तो इस तरीके से आपका टैक्स पहले का पहले पूरा का पूरा अदा हो जाता है सप्लाई चेन में, और किसी के ऊपर एडिशनल बर्डन भी नहीं आता। लेकिन जो हमारा सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड में ऐसे नहीं होता। सिंपल मेथड में तो आपका हर एक के साथ साथ उसका वो टैक्स खुद जमा करवाता है, अपने रिटर्न के साथ साथ इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट होती जाती है। इसमें रिटेल स्टेज के ऊपर क्योंकि टैक्स पेमेंट होती है, रिटेल वैल्यू के ऊपर उसकी पेमेंट हो रही होती है, और ये एक्स फैक्ट्री रेट के ऊपर, टाइम के ऊपर, एक्स फैक्ट्री के टाइम के ऊपर उसकी जो पेमेंट कैलकुलेशन हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर ही एडिशनल वैल्यू ऑफ टैक्स पेमेंट होने की वजह से सिर्फ रेट जो है हमारा 18 रुपए के हिसाब से, हम 500 रुपए के हिसाब से हर स्टेज के ऊपर कैलकुलेट करते जाते हैं। ये देखें, जब हम कैलकुलेट करते जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन ये जीरो आती जाती है। देखें, अब हम जब क्योंकि 90 को 90 से माइनस करते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू जीरो आती जा रही है, और नेट पेमेंट भी हमारी वही है। अब अगर हमारा यही का यही अगर हम इसे कैलकुलेशन करें तो हमें पता लगता है कि जनाब असल में तो हमारी पेमेंट बननी थी ये, लेकिन जब हमारी पेमेंट हमने ज्यादा एडिशनल पेमेंट कर दी, तो उसकी वजह से हमारे ऑटोमेटिकली हर बंदे को उसकी स्टेज के ऊपर उतने पैसे उसके वापस मिलते चले गए, क्योंकि उसने अपने 90 90 90 की कलेक्शन कर ली, और उसकी पेमेंट उसको वापस मिल गई। होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने मुझे खुलकर बता देना है, ताकि मैं इसको फर्दर भी एलेबोरेट कर दूं। आप क्वेश्चन आंसर सेशन में भी इसको लेके जा सकते हैं, इतना खास मसले वाली बात नहीं है। ये आ गए हमारे तीनों स्केड्यूल्स। चौथा मैंने आपको एडिशनली भी बता दिया है, सेल टैक्स एक्ट 1990, आप यहाँ से जाके लेटेस्ट वाला अपडेट जो है वो आप डाउनलोड भी कर लें। अब हम नॉर्मली सेल टैक्स ही पढ़ रहे होंगे। ये वाला लेक्चर मैंने आपके साथ हैंडआउट्स पहले शेयर कर दिए थे, इसको देखते हुए ये नहीं है मतलब अब आपने अपने हैंडआउट्स नहीं बनाने, आपने अपने हैंडआउट्स बनाने हैं इस लेक्चर की बेस के ऊपर। और मैं होपफुली आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप अच्छे अच्छे से हैंडआउट्स बनाकर मुझे बताएंगे कि आपका इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था जो वीक रह गया है, या कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई, ताकि आप मुझे इस बारे में गाइड कर सकें कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर अभी तक भी नहीं हुआ। हम उसके ऊपर मजीद एक आधा लेक्चर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मेरी मुझे उम्मीद है कि हम प्लान तो यही कर रहे हैं कि एक दो थ्योरी के लेक्चर और करने के बाद हम फिर एक प्रैक्टिकली लेक्चर कर लें कि सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कैसे करनी है। सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कर लें, फिर हम एक आधा लेक्चर कर लेंगे क्योंकि आगे सीजन आ रहा है, इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोसीजर क्या है, फिर वापस हम सेल टैक्स के लेक्चर्स पे ही आ जाएं। पहले लेक्चर हमने सेल टैक्स ही कवर करना है, फिर हम अपने इनकम टैक्स लेक्चर की तरफ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आई एम अवेलेबल
और मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर 0335 0488 666। मोइज़ हसन आपके साथ है फिंजनी कंसल्टिंग से। अल्लाह हाफ़िज़।